सभी दर्शकों को हमारी ओर से नमस्ते। आयुष प्रोग्राम में आप लोगों का हम स्वागत करते हैं। दर्शकों, पिछले प्रोग्राम में हमने बात की कि कोरोना बीमारी जो है, इससे लड़ने के लिए या इससे बचने के लिए हम कैसे अपने इम्यूनिटी सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। आज भी इसी चर्चा को लेकर हम आगे बढ़ेंगे और आज भी हमारे साथ हैं डॉक्टर रोहित बारतके जी। आयुष प्रोग्राम जो है, विशेषकर हम बात कर रहे हैं कोरोना बीमारी पर, और जिस तरह आप जान रहे हैं कोरोना बीमारी और फैलती जा रही है और हम विशेषकर बात करेंगे कि इसे लड़ने के लिए आयुर्वेद में क्या बताया गया है ताकि हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो डॉक्टर जी, थोड़ा आज भी इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं चर्चा को। अब बात करेंगे आचरण पर। आचरण मतलब कि हमारी जो बिहेवियर कैसी होनी चाहिए। ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा बिहेवियर का, क्योंकि आयुर्वेद में बताया गया है कि आप क्या खाते हैं वो इम्पोर्टेंट है, रसायन सेवन इम्पोर्टेंट है, लेकिन साथ साथ आपका बर्ताव जो है, अब किस तरह से आपका डेली का रूटीन, आपका आचरण कैसा है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसमें बिहेवियर में सबसे पहले आता है आपके खाने का समय। तो लंच कितने बजे करते हैं, डिनर कितने बजे करते हैं। आइडियल लंच जो है वो 10 से 12 के बीच में हो जाना चाहिए। आइडियल डिनर जो है 6 to 8 या 5 to 7 के बीच में हो जाना चाहिए। और सोने का समय जो है वो 9:30, 9:45 मैक्स 10 o'clock तक सो जाना चाहिए। सुबह 6 बजे अपने आप जल्दी नींद खुलेगी। तो ये हो गया हमारा बिहेवियर। साथ साथ हम जो एक्सरसाइज करते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो डेली मिनिमम 30 मिनट्स का या 30 to 45 मिनट्स का ब्रिस्क वॉक या जॉगिंग बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। फिर आता है हमारा योगा आसनास का। योगा आसनास जो है वो हमें हेल्प करते हैं हमारे सेल्फ से जुड़ने का। योग का मतलब क्या है? यूनियन सेल्फ विद द यूनिवर्सल सेल्फ। तो हम उस योगासन करते करते हम उस ट्रांसेंडेंस को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। साथ साथ जब योगा करेंगे फिर आता है प्राणायाम। तो हम रेगुलर अगर प्राणायाम करेंगे तो हम हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन की क्वालिटी है, जो ऑक्सीजन जो हमारे शरीर को ज़रूरी है, ब्लड में ऑक्सीजन, तो वो बहुत अच्छे क्वालिटी का होगा। तो प्राणायाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट है, डेली हम भावातीत ध्यान या ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन की प्रैक्टिस करें। तो ये जो बिहेवियर के एस्पेक्ट्स है, ये हमें इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत हेल्प कर सकते हैं। अब इसमें एक बात बताना चाहूँगा व्यायाम के बारे में। आयुर्वेद में कहा है कि व्यायाम जो है हमें अर्धशक्ति व्यायाम करना है। हमारी जो कैपेसिटी है उसके सिर्फ आधे तक ही हमें व्यायाम करना है। आधे से भी हमें आगे करेंगे तो शरीर को नुकसान होता है। और जो समर सीजन है उसमें कहा है उससे भी आधा व्यायाम करना है। तो व्यायाम ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम थक जाए, व्यायाम एन्जॉयबल होना चाहिए। तो आयुर्वेद का ये नियम है। और मैं बताना चाहूँगा, लेटेस्ट साइंटिफिक रिसर्च ये कहता है कि अगर जो लोग बहुत ज़्यादा जिम जाते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सेस 1-2 घंटा व्यायाम करते हैं, उनका लाइफ जो है स्पैन वो कम होते जाता है। उन्होंने कहा है कि उसका भी एक लिमिट है। और आयुर्वेद में तो हज़ारों साल पहले बोला था कि 50% जो अपनी कैपेसिटी है उतना ही व्यायाम होना चाहिए। ये आयुर्वेद ने बहुत पहले से बताया। मतलब उसको एंजॉय करें जब करते हैं, ऐसा नहीं कि थकते हैं और एकदम वो जो है पसीना आ रहा है, बहुत स्ट्रेन आ रहा है शरीर पे, इसे व्यायाम नहीं कहते हैं। आयुर्वेद का जो व्यायाम है वो अर्ध शक्ति कहा है, हाफ ऑफ योर कैपेसिटी। जितना ताकत है उसके आधा। अच्छा, तो यहाँ पर जब हम योगासन करते हैं तो एकदम धीरे धीरे वो आसन, ये भी आपने बहुत अच्छी बात उठाई। आसन जो है बहुत सारे लोग जो है वो एज अ एरोबिक्स या एज अ एक्सरसाइज लेते हैं, लेकिन आसन करने का वो सही तरीका नहीं है। सही तरीका जो है आसन करने का वो उस पोस्चर को एंजॉय करते हुए करना है। जब हम कोई पोस्चर करने जा रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम उसका जो फाइनल स्टेज है वो अटेंड करें। हम उतना करें जितना हमारे शरीर को सूट करता है। किसी भी आसन में आपके लिए वो आइडियल पोस्चर है, जितना आप कर सकते हैं। थोड़ा सा जब स्ट्रेन होने लगेगा तो हमें रुक जाना है। जानबूझ के अगर हम प्रेशर करके अगर शरीर को उस परफेक्ट पोस्चर में पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो ये शरीर के लिए स्ट्रेन हो जाता है। हमारे योगासना का जो मेन उद्देश्य है वो सफल नहीं होता है। तो योगासना में कहा है क्रिया शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम। क्रिया शैथिल्य मतलब
उतना एक्सरसाइज करो, उतना पोस्चर में जाओ जितना आप जा सको और रुक जाओ और फिर ब्रीथ करते रहो, उस पोस्चर में रह के आराम से ब्रीथ करते रहो। अनंत समापत्तिभ्याम मतलब वो पोस्चर में रहते हुए ट्रांसेंडेंस को एक्सपीरियंस करो, जैसे हम शांति की स्थिति को अनुभव करो। तो ये जो सूत्र है ये तभी होगा जब हम स्ट्रेन नहीं करेंगे और आराम से ब्रीथ करते रहेंगे जब हम आसन कर रहे हैं। मतलब वो ना शरीर को थकाना नहीं है। अगर हम आसन कर रहे हैं और हार्ट बीट्स बढ़ती है, इसका ये इंडिकेशन है कि हमें पोस्चर और ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा सा रिलीज करना है। तो ये इंडिकेशन है, पसीना आना, थोड़ा सा पसीना आना या हार्ट बीट्स बढ़ना, ये शरीर का एक इंडिकेशन है कि आप ज़्यादा जा रहे हो, थोड़ा सा और आराम से करो। तो आसन में कभी हार्ट बीट्स नहीं बढ़े और पसीना नहीं आए, ये इसे कहते हैं सही योगासन। डॉक्टर जी, पंचकर्मा जो है ये बहुत से लोग जानते हैं कि क्या करना चाहिए, लेकिन आप ये बताएं कि हम कैसे पंचकर्मा अपने घर पर कर सकते हैं। या वैसे तो पंचकर्मा भी आयुर्वेद की स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट्स में आता है, जो हमेशा किसी स्किल्ड वैद्य के ऑब्जर्वेशन में ही किया जाता है। इसमें 5 चीज़ें आती है, जैसे वमन मतलब वॉमिटिंग, विरेचन मतलब दवाई देके जुलाब होते हैं, काफ़ी सारा इंटेस्टाइन्स को क्लीन करते हैं विरेचन से। फिर होता है अनुवासन बस्ती, आस्थापन बस्ती और रक्त मोक्षण। ओके, तो रक्त मोक्षण मतलब ब्लड को निकालते हैं, थोड़ा सा ब्लड जब निकालते हैं लीच को लेके या सिरिंज से भी, तो शरीर में अच्छे ब्लड का क्वालिटी बढ़ जाता है। तो ये हो गया पंचकर्मा। लेकिन इससे पहले मैं कुछ बताना चाहूँगा कि हमारा जो मनुष्य शरीर जो है ना, वो ज़्यादातर बनाने में, जब ब्रह्मदेव ने जब बनाया था तो खून का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हुआ था। खून जो है वो मैक्सिमम यूज़ किया गया था। जैसे कुम्हार है, जब मटका बनाता है तो मैक्सिमम मिट्टी का इस्तेमाल करता है और तभी वो मटका बनता है। उसी तरह जब ब्रह्मा ने मनुष्य शरीर बनाया तो सबसे ज़्यादा खून का इस्तेमाल किया। तो जब हम इम्यून सिस्टम के बारे में बात करेंगे तो खून की क्वालिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और खून जो है आयुर्वेद के हिसाब से जो है, उसके जो रक्तवह जो चैनल है, रक्तवह स्रोतस है, उसका जो मूल है वो यकृत और प्लिया है, लीवर एंड स्प्लीन है। तो जहाँ खून एक्चुअली बनता है, बोन मैरो भी है लेकिन मेनली लीवर एंड स्प्लीन है। ठीक है, तो रक्त की क्वालिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। रक्त को शुद्ध रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो रक्त का जो मतलब जो ट्रीटमेंट है उसको शुद्ध करने के लिए, उसमें सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है विरेचन। अच्छा, अगर हम रेगुलर विरेचन करें, जो इजी है, हम घर पे भी कर सकते हैं। जैसे पुराने ज़माने में कैस्टर ऑयल पीते थे, हर 2 महीने में या महीने में एक बार भी किसी फैमिली में चाय में डाल के थोड़ा सा या दूध में डाल के गरम गरम थोड़ा सा पी सके, ऐसे कैस्टर ऑयल पिलाते थे। कैस्टर ऑयल पीने के बाद में 2-4 जुलाब हो जाते थे, फिर चावल का पानी या मूंग का पानी खिला देते थे और फिर सॉफ्ट मूंग की खिचड़ी, इस तरह से खाना बढ़ाते थे। तो इस तरह से जो विरेचन है ना, ये अगर रेगुलर करे तो बहुत अच्छा है। अभी इस महामारी के समय में जो रेगुलर स्टैंडर्ड पंचकर्म है, जो वैद्य के ऑब्जर्वेशन में करना है, वो करना इतना पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम घर पे भी विरेचन रेगुलरली कर सकते हैं। त्रिफला से भी कर सकते हैं, कैस्टर ऑयल से कर सकते हैं, जिससे कैस्टर ऑयल का और एक फ़ायदा है, वो डीवर्मिंग में भी हेल्प करता है। उस क्रुमिग्न है तो वर्म्स को भी निकाल देता है। आजकल हम जो खाना सैलेड्स खाते हैं, तो हमें पता नहीं होता कि कितने टॉक्सिन्स के साथ कितने वर्म्स हमारे पेट में जा रहे हैं। तो कैस्टर ऑयल जो है उसका डबल रोल है। एक तो वो विरेचन भी करेगा, शरीर का इंटेस्टाइन्स की सफाई करेगा, साथ में वर्म्स डीवर्मिंग भी करेगा और साथ में भूख भी बढ़ाता है। ये स्पेशलिटी है कैस्टर ऑयल का कि अग्नि को प्रदीप्त करता है। तो ये विरेचन जो है ना, ये हर किसी को रूटीन में करना पॉसिबल है और वो करना चाहिए। ये बच्चों के लिए भी संभव है या केवल बच्चों के लिए वैद्य की सलाह से करे तो अच्छा है, लेकिन मैं अभी ज़्यादातर जो मेजर पॉपुलेशन है बड़ों के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि खाना जो है हम जो खा रहे हैं उसमें बहुत सारे टॉक्सिन्स शरीर पेट में जा ही रहे हैं। तो इस तरह से अगर हम रेगुलर विरेचन करेंगे तो रक्त की शुद्धि होती रहेगी, रक्त की क्वालिटी अच्छी बनेगी, तो इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा। तो ये एक पंचकर्म का एस्पेक्ट है।
और एक जो एस्पेक्ट हमने पिछली बार, डॉक्टर जी आपने कहा अगर कैस्टर ऑयल जो नहीं ले सकते हैं तो वो त्रिफला ले पाउडर सकते उसको हैं, टैबलेट्स या पाउडर फॉर्म में त्रिफला ले। पाउडर हो तो उसको उबाल के काढ़ा बना के एक गिलास काढ़ा पी के विरेचन हो जाएगा, या तो 2-3 टैबलेट्स डिपेंडिंग अपॉन कैसे उनकी प्रकृति है, त्रिफला से भी विरेचन कर सकते हैं। महीने में एक बार करना अच्छा है और अभी ये सही समय है करने के लिए। तो हमने कहा था हफ्ते में एक बार लिक्विड डाइट और वंस इन अ मंथ विरेचन, ये शरीर को शुद्ध बनाने के लिए बहुत अच्छा है। तो फिर जो नए टिश्यूज़ बनेंगे वो अच्छे क्वालिटी के बनेंगे। जब हम पुराने टिश्यूज़ को फ्लश आउट कर देंगे तो फिर नए टिश्यूज़ बनेंगे शरीर में। पंचकर्म का और एक एस्पेक्ट है जो पंचकर्म ही गिना जाता है, वो है नस्य। तो हमने पिछली बार देखा था कि रेगुलरली हम मेडिकेटेड ऑयल जैसे अणु तेल है, षडबिंदु तेल है, या हमारा नस्य मैप है, या फिर सिर्फ सौंठ में पकाया हुआ तिल तेल, ये भी हम नेज़ल ड्रॉप करके यूज़ कर सकते हैं। तो नस्य भी एक पंचकर्म का पार्ट है जो हमें रूटीन में करना चाहिए। और अभ्यंग, शरीर को तेल लगाना, ये भी हमारी अग्नि को प्रदीप्त करता है, जाठर अग्नि को प्रदीप्त करता है। तो डेली अगर तिल तेल को 1 घंटे के लिए शरीर पे लगा के रखे और फिर नहा सकते हैं, फिर नहाने के बाद तेल निकल जाता है। तो यहाँ पर केवल जो है आपने कहा सेसम ऑयल या तिल का तेल श्रेष्ठ माना गया है। अच्छा। लेकिन अगर किसी को तिल का तेल गर्म लगता है तो कोकोनट ऑयल, वर्जिन कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं, कोई ऑलिव ऑयल यूज़ करते हैं। तो स्किन टाइप पे डिपेंड करता है, तिल तेल को श्रेष्ठ माना है। ये खुद अपने सेल्फ अभ्यंग, सेल्फ मसाज है। थोड़ा हल्का गर्म करना है। हाँ। अगर उसमें कोई एरोमा का ऑयल डालना है तो डाल सकते हैं, थोड़ा सुगंध लाने के लिए, और फिर उसको हाथ में लेके अपने हाथ से पूरे शरीर में लगाना है। अच्छा। मतलब अच्छे से पूरे रब करके और 1 घंटे के लिए रखना है और फिर नहा सकते हैं। हाँ। तो ये अभ्यंग भी बहुत हेल्प करता है अग्नि को प्रदीप्त करने में। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कर सकते हैं। हाँ। इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए। बताया था अगर हम तेल से मालिश करें तो हमारे जो बोन्स है वो भी स्ट्रॉन्ग रहेंगे, मसल्स भी स्ट्रॉन्ग रहेंगे। हाँ। साथ साथ अग्नि भी प्रदीप्त होता है, ये इम्पोर्टेंट है। और आँखों की रोशनी भी अच्छी रहती है। अच्छा। इट हेल्प्स टू हैव गुड विजन। तिल तेल अगर हम इस्तेमाल करें तो। डॉक्टर जी अभी जो लोग पॉजिटिव टेस्ट हुए हैं तो अगर आइसोलेशन में है तो अपने जो बचाव है कैसे कर सकते हैं, या खान पान पर कैसे अब ध्यान देना उन लोगों को ज़रूरी है? ये आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल पूछा जो आज सबसे ज़्यादा रेलेवेंट है। अनजाने में हम किसी के संपर्क में आते हैं और पता चलता है कि कोविड पॉजिटिव हो गए और सिम्टम्स नहीं है तो होम क्वारंटीन भी कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग होम क्वारंटीन भी कर रहे हैं। तो होम क्वारंटीन में जब रहेंगे तो हम क्या खाते हैं, क्या रूटीन रखते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पहली बात अगर मैं बताऊं तो हमारा जो डेली रूटीन, जब कब हम हमारा खाना खाते हैं, कब सोते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छी रेस्ट शरीर को और मन को दोनों को देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। सेकंड इम्पॉर्टेंट है कि अगर हमें लगे कि हल्का सा बुखार भी है, ऐसा भी लगे, या हल्का सा कोल्ड और अगर लग रहा है कि कुछ सिम्टम्स है, स्लाइट टेम्परेचर भी अगर बढ़ा हुआ है, तो डरने की बात नहीं है। सबसे पहले आयुर्वेद में जो बोला है इम्पॉर्टेंट है कि आप एक्सेस पानी पीना बंद कर दो। पानी पीना बंद कर देना है और लंघन सबसे बेस्ट है। इसमें एक बात बताऊंगा जो हर कोई फॉलो कर सकता है क्वारंटीन के समय। जो ग्रीन मूंग की दाल है, हरे मूंग की जो दाल जो है ना, ये दाल में देखा गया है कि जब ये दाल हम सुबह शाम दोनों टाइम अगर खाएंगे इस मूंग दाल को, तो शरीर में जो है ना वो पैथोजेंस नहीं रुकेंगे। शरीर का जो इम्यूनिटी इतना स्ट्रांग हो जाता है कि उबले हुए मूंग के पानी को अगर पीते रहेंगे तो अग्नि को प्रदीप्त करेगा, पचने के लिए हल्का है और पैथोजेंस उसमें सरवाइव नहीं कर सकते उस तरह के मीडियम में। तो मूंग दाल पे सबसे ज़्यादा जोर होना चाहिए खाने में। और क्या नहीं खाना है तो मांसाहार नहीं खाना है, नॉन वेजिटेरियन फूड, फिश है, चिकन है, ये सब चीज़ें बंद हो जानी चाहिए पूरी तरह से। जो मिल्क के प्रोडक्ट्स है जैसे योपले है, दही है, छाछ है, लस्सी है, ये सब नहीं लेने हैं। साथ ही कुछ फल है जो कफ को डायरेक्टली बढ़ा सकते हैं, जैसे केला है, ये सब नहीं खाने चाहिए। स्मोकिंग जो है,
बहुत बहुत देखा जाता है स्मोक करते, तो इस समय जब क्वारंटीन में है, होम क्वारंटीन में, तो स्मोकिंग करना अच्छा नहीं है, वो इम्यून सिस्टम को वीक कर सकता है। तो हमारा खान पान रहन सहन बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में सिद्ध जल की संकल्पना आयुर्वेद में है, मतलब सौंठ को अगर पानी में उबाल के अगर हल्का हल्का जब प्यास लगे दिन में गर्म पानी अगर पीते रहेंगे, तो उससे क्या होगा कि हमारा जो शरीर के अंदर जो ब्लड है वो भी मेडिकेटेड हो जाएगा, मेडिकेटेड पानी पीने से। और उस मेडिकेटेड होने की वजह से दो चीज़ें होगी, एक तो आम नहीं रहेगा, टॉक्सिन्स पच जाएंगे, साथ में वायरस सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर जब आप सौंठ बोल रहे हैं तो जिंजर भी ले सकते हैं या जिंजर, फ्रेश जिंजर, फ्रेश अदरक को हाँ। टुकड़े करके अच्छे से वॉश करके हाँ। एक 5-10 मिनट पानी में उबाल के फिर वो पानी थोड़ा थोड़ा पीते रहना है। अगर बुखार के सिम्टम्स लगे, और एक बात बताना चाहूँगा कि कमर, छाती और पीठ को सेकना है गर्म पानी से। एक हॉट वाटर बैग से कमर को, ये सारे कफ के स्थान हैं। तो जब हम इन स्थानों को सेकेंगे, मेनली लोअर बैक को जब सेकते हैं, तो उसका सीधा इम्पल्स हाइपोथैलेमस में जाता है, ब्रेन में, जहाँ से शरीर का टेम्परेचर रेगुलेट होता है। जैसे ही इम्पल्स जाता है, टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है, पसीना आता है, मुंह में टेस्ट आता है, भूख लगती है। इसलिए कमर सेकना ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर थोड़ा भी बुखार जैसे सिम्टम्स लग रहे हैं, तुरंत फ्रेश लगने लगेगा। और ये जो मैंने उपवास के बारे में बताया था, 10 दिन का उपवास बताया था, इस वक्त पहले 2-3 दिन तक अगर हम ज़्यादातर लंघन कर सके और सिर्फ मूंग की दाल पे रह सके तो बहुत अच्छा है। मतलब कि उबाल कर पानी पीना है, दाल भी खानी है, सिर्फ उतना ही खाना है। कुछ लोग उसको सोक करके सोक नहीं करना है, डायरेक्टली सोक करके भी ओवरनाइट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्प्राउट करना नहीं है। हाँ, ये स्प्राउट नहीं लेना, बहुत ज़्यादा स्प्राउट नहीं। अच्छा। डायरेक्टली कुकर में उसको पका के अच्छे से, उसमें थोड़ा हींग, हल्दी, नमक, बस हल्का सा नमक, हींग, हल्दी, और उसको उबाल के जीरा थोड़ा सा, मतलब ये स्पाइसेस जो है वो अग्नि को बढ़ाने में हेल्प करते हैं, पचाने में हेल्प करते हैं। तो मूंग की दाल जो है इसमें वायरस सर्वाइव नहीं करता, तो मूंग की दाल को बहुत एम्फेसाइज करना है डेली, लंच और डिनर दोनों में। ये मूंग की दाल जो है ये पीला भी है और ग्रीन वाला, दोनों भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों भी यूज़ कर सकते हैं। और जब हम लंघन कहते हैं जो कि लंघन करना है, तो लंघन जो है वो पंच इंद्रियों का भी लंघन होना है। ऐसे नहीं कि हम टीवी देख रहे हैं, मोबाइल को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, वीडियो गेम्स खेल रहे हैं, तो ये भी एक हमारे सिस्टम को स्ट्रेन करने जैसा है। तो जब हमें लग रहा है कि हम सेल्फ क्वारंटीन में हैं, तो हमें टोटल माइंड एंड बॉडी दोनों को रेस्ट देना है, ठीक है। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और उसके अलावा एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि हमने जो डेली रूटीन के लिए अभ्यंग बताया था, जब इस तरह के होम क्वारंटीन में है और कोई बुखार जैसे सिम्टम्स है तो अभ्यंग नहीं करते, इस वक्त अभ्यंग नहीं करना है, ठीक है। और वही खाना खाना है जो पचने में हल्का है। इसलिए ज़्यादातर पैक्ड फूड जो है या जो पैक्ड जूसेस है, सॉफ्ट ड्रिंक्स है, इन सब को इस समय अवॉइड करना है। और सिर्फ सिगरेट भी नहीं लेना, ये तो बिहेवियर में आ गया। और नींद, पूरी नींद लेनी है, ज़्यादा से ज़्यादा शरीर को रेस्ट देना है। और सबसे इम्पोर्टेंट है मेडिटेशन। जो लोग ध्यान करना सीखे हैं, जो ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन जानते हैं, वो ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन करे। अगर कोई ध्यान करना नहीं सीखा है, सिर्फ आंखें बंद करके भी बैठे और अपने ब्रेथ को ऑब्जर्व करे, अपने श्वास की गति को ऑब्जर्व करे, तो वो भी बहुत ज़्यादा गहरी शांति का अनुभव करेंगे और ये हीलिंग प्रोसेस में हेल्प करता है। देखा गया है कि जो लोग प्राणायाम या मेडिटेशन करते हैं इस तरह की बीमारी होने पे या सेल्फ क्वारंटीन में, तो उनका रिकवरी रेट बहुत फास्ट होता है और जो कॉम्प्लिकेशंस की तरफ शरीर नहीं जाता। और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आयुर्वेद में बताया है कि त्रिमर्मीय अध्याय बताया है, 3 इम्पोर्टेंट मर्म शरीर में बताया है। और जब किसी एक मर्म को आघात होता है तो बाकी के 2 मर्मों का भी हमें केयर करना है। तो मर्म क्या होता है? वाइटल पॉइंट्स है, एनर्जी पॉइंट्स है हमारे शरीर के। तो 3 सबसे इम्पोर्टेंट है, एक है शिर, एक है हृदय और है कि बस्ती, मतलब यूरिनरी ब्लैडर। हाँ। देखा गया है काफ़ी बार लोगों को जब कोविड के सिम्टम्स आते हैं और अगर वो कॉम्प्लिकेशंस में चले गए तो किडनी फेलियर तक, किडनी तक इफेक्ट हो जाती है, किडनी के भी सिम्टम्स आने लगते हैं। अच्छा। तो क्या करना है कि ये जो बीमारी है वो प्राणवह स्रोतस की है। प्राणवह स्रोतस मतलब जो चैनल है
जो प्राण को धारण करता है, प्राण से रिलेटेड, चैनल से रिलेटेड ये बीमारी है। लेकिन इसमें ब्रेन भी आता है, हार्ट भी आता है और किडनी, यूरिनरी ब्लैडर। तो इन तीनों को भी प्रोटेक्ट करने वाली हमें दवाइयाँ लेनी है हमारे नज़दीकी वैद्य को पूछ के, और हमें इस तरह से हमारा बिहेवियर रखना है कि हम इन तीनों में से किसी को भी स्ट्रेन ना करें। अच्छा। तीनों मर्मों को प्रोटेक्ट करना है जब हम इस तरह के चीज़ों से जा रहे हैं। और तो ये सब है हमारे जो है आचरण में, हमारे व्यवहार में। और कुछ वनस्पतियाँ होती है जो वनस्पतियाँ आप उस मर्म को नरिश करने के लिए ले सकते हैं। कुछ वनस्पतियाँ है जो हार्ट के लिए अच्छी है, कुछ वनस्पतियाँ से ज़्यादा है, कुछ प्रिपरेशंस है, कुछ दवाइयाँ हैं। तो ये नज़दीकी वैद्य से अगर हम सलाह करके अगर कुछ दवाइयाँ लेते हैं तो बहुत अच्छा है इस तरह का त्रिमर्मों को प्रोटेक्ट करने के लिए। अच्छा। अगर किसी को थोड़ा सा हल्का कोल्ड या मतलब नाक बह रहा है, अगर ऐसे शुरू के सिम्टम्स लगते हैं, तो जो ल्यूकोरिस है, जेस्टीमध है, येस्टी मधु जिसे कहते हैं, ल्यूकोरिस, और थोड़ा सा दालचीनी, इसका काढ़ा बना के भी अगर दिन में थोड़ा सा पीते रहेंगे मेडिकेटेड तो अच्छा है। लेकिन जो हमें सुबह उठ के पानी पीने की आदत होती है वो कुछ दिन के लिए बंद कर देना है। एक्सेस पानी नहीं पीना है, जो भी पानी पिएंगे वो मेडिकेटेड पिएंगे, या तो सौंठ उबला हुआ पानी, और जिनको कोल्ड या कोई थोड़ा सा नाक बह रहा है वो जेस्टीमध और दालचीनी इसका काढ़ा पी सकते हैं, जिससे कि थोड़ा सा कफ को बैलेंस कर सके। और पिछले प्रोग्राम में आपने बताया था जो है सौंठ को रुमाल में, सफ़ेद रुमाल में डालकर उसको सूंघना। जैसे रुमाल में सौंठ को डाल के उसको हाथ पे घिसना है इस तरह से। जब घिसेंगे तो पोटली में ऊपर पार्टिकल्स आ जाते हैं, फिर उसको आप सूंघ सकते हैं। और एक तरीका है इसेंशियल ऑयल यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि इसेंशियल ऑयल है, ये फ्रैंकिनसेंस है, रैविनसारा है, ये ऑयल्स को जाना गया है एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी के लिए। अच्छा। ये वायरस को शरीर में बढ़ने नहीं देते और इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो अब मैं बताता हूँ, जैसे ये अभी मैंने बॉटल खोला, तो ये आप पकड़ो, अपने नाक की तरफ लो और उसे सूंघो। हाँ, पकड़ के सूंघते रहो 1-2 मिनट के लिए, ठीक है। तो क्या करना है, इस तरह का इसेंशियल ऑयल जो है हमें साथ में कैरी करना है। हाँ। दिन में कई बार हम इसे जब लब लगे निकाल के सूंघ सकते हैं, या फिर हमारे मास्क पे भी कुछ ड्रॉप्स डाल सकते हैं। हाँ। और एक इम्पोर्टेंट बात बताना में रह गई कि अगर कोई कोविड पॉजिटिव है और असिम्टोमेटिक है, होम क्वारंटीन में है, तो रेगुलर स्टीम लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा। जब पानी को उबाल के उसमें थोड़ा इकोलिप्टस ऑयल डाल के हम उस स्टीम को सूंघते रहना है। मतलब दिन में 2-3 बार स्टीम लेनी है, 2 बार भी ले सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमारा जो नोज़ का जो म्यूकोजा है वो थोड़ा सा मेडिकेटेड हो जाएगा, और वायरस अगर वहाँ पे बढ़ भी रहा है तो जल्दी से उसे हम कवर कर सकते हैं। तो डेली स्टीम इनहेलेशन दिखने में बहुत सिंपल चीज़ है, लेकिन मैं बता दूं बहुत सारे बड़े बड़े गवर्नमेंट्स ने अपने सारे पॉपुलेशन को स्टीम इनहेलेशन के लिए कहा है। तो मेडिकेटेड स्टीम इनहेलेशन का बहुत फ़ायदा देखा गया है, क्योंकि ये जो बीमारी है वो हम नाक से सूंघते हैं, ज़्यादातर वो रेस्पिरेटरी सिस्टम से शुरू होती है। हाँ। तो स्टीम को सूंघना बहुत ही अच्छा है, जब हम प्रिवेंशन के लिए भी, और अगर हम होम क्वारंटीन में हैं उसमें भी हम स्टीम को सूंघ सकते हैं। तो 3 चीज़ें हैं, एक क्या खाते हैं वो इम्पोर्टेंट है, हमारा बिहेवियर इम्पोर्टेंट है, और कुछ चीज़ें मैंने बताई जैसे स्टीम इनहेल करना, नस्य करना, मेडिकेटेड, ये सब चीज़ें होम क्वारंटीन में किए बहुत हेल्प करेगी कि हम कॉम्प्लिकेशंस में ना जाए और हमारी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग बनी रहे। और जो लोग इस बीमारी से बचना चाहते हैं उनके लिए एक मंत्र है, रेगुलर वॉक, योगा, मेडिटेशन, डेली रूटीन एंड गुड फूड। ये करने के बाद ये नेचुरल वैक्सीनेशन है। तो डॉक्टर जी बहुत धन्यवाद देते हैं आपको, बहुत अच्छे सुझाव आपने दिए कि हम अपने जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग रखें, और ज़रूरी है कि हम इन सब बातों पर अमल करें और उसको प्रयोग करें और अपने स्वास्थ्य को ठीक रखें। और ज़रूरी बात है कि हम अगर पॉजिटिव है तो डरना नहीं है, बस एकदम जो कुछ बताए उस पर हम चर्चा करें और अमल करें।
क्योंकि डर जो है, जब फियर जो है वो इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है, और जब इम्यून सिस्टम वीक हो जाए तो वायरस उसको अटैक कर सकता है। इसलिए हमें इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रख लिया, हमारे मन, मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी, बहुत स्ट्रॉन्ग मन को रखना बहुत ज़रूरी है। डरना नहीं है, किसी को भी हो सकता है, किसी अगर हो जाता है तो हमें उसे फेस करना है। डर से हम अपने आप को ज़्यादा वीक कर देते हैं। तो आपने अभी जो कुछ बताया इस पर ज़रूर वो जो ध्यान दें और इसको प्रयोग में लाए तो बहुत। हाँ, ये तरीके जो आयुर्वेद बताते हैं ये हर किसी के लिए डेली रूटीन में करने वाले तरीके हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि ऐसा एकदम नहीं कि बीमारी हो गई बीमार तब। होने के बाद ही करने हैं, ये हाँ। प्रिवेंशन के लिए भी है। तो ज़्यादा मैं आशा करता हूँ कि ज़्यादातर लोग इन चीज़ों को फॉलो करके इस बीमारी को होने ही नहीं देंगे। हाँ, क्योंकि कहते हैं ना प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्यूर। तो डॉक्टर जी बहुत धन्यवाद, हमारी ओर से नमस्ते। नमस्ते, थैंक यू।